in the studios today. Of course, I have Harsh with me, my colleague, and I also have Mr. Vijay Kedia. Mr. Kedia, आप किसी भी समय पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो इसलिए आज आई एम वेरी ग्लैड कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और आपने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस मार्केट में, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, टर्मोइल के बीच में। आप आज के नतीजे और मार्केट को कैसे देखते हैं? आज के नतीजे और मार्केट को कैसे देखते हैं तो क्या होगा सर? तो कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया तो ठीक है, ये सब तो चलते रहते हैं, जो है। लेकिन ये ऑफ कोर्स ये बड़ा सरप्राइज़ है क्योंकि बीजेपी की जो मेजॉरिटी नहीं आ रही है, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये अगर उनकी मेजॉरिटी आती तो सब कुछ सेट था, चाहे उसके बाद में कितनी भी सीटें आए तो सब कुछ सेट था। ये पीएम है, ये एचएम है, ये एफएम है। अब ये मालूम ये आंकड़े क्या होंगे क्या नहीं होंगे, हाँ। क्योंकि अपने को मालूम है कि इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनके कितने बड़े एथिकल लोग हैं, ये सारा हिंदुस्तान जानता है। ये तो उनका क्या ऊंट किस करवट बदलेगा, अभी रुख बदलेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये ऑफ कोर्स इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इंडेक्स एक टाइम पे 6000 पॉइंट डाउन था, मैं तो रास्ते में देखा। बैंक निफ्टी की बात करें आप, शायद सेंसेक्स भी डाउन था, सेंसेक्स शायद, हाँ, अभी 4300 4200 पॉइंट, या इट्स अ बिट ऑफ हाँ। रिकवरी फ्रॉम देयर। तो अनिश्चितता का माहौल है, ये समझना चाहिए फिलहाल अभी इसको लेके कि की पर्सन जो है वो कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, ये लोग सोच रहे हैं, ऐसा जो मेरा समझ में आया लोगों को। और सर जस्ट एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से क्या बदलाव आ सकता है, जो हम आज का अभी तक का जो नंबर्स जो आंकड़े देख रहे हैं उसके बेसिस पे क्या बदलाव आ सकता है? कौन सा वो एक क्या दो सेक्टर है जहां पे आपकी नज़र रहेगी कंसर्न पर्सपेक्टिव से? नहीं, देखिए, जो प्राइमरी जो पॉलिसी है, जो समझिए इंडिया ग्रोथ की जो पॉलिसी है, वो तो बरकरार रहने वाली है। करेक्ट। मेरे को लगता नहीं है कि उसके अंदर में कोई बहुत बड़ा विशेष फर्क पड़ने वाला है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। देखिए, एक बार लोग भूल जाते हैं, हमने देवी गौड़ा साहब भी प्रधानमंत्री बने थे, उसकी भी हम लोगों ने सरकार देखी है, तब भी मार्केट तेज हो गया था। और गुजराल साहब भी एक बार रातों रात, मैंने कहीं पढ़ा, उनको 2:30 बजे फ़ोन किया गया कि सुबह तुमको प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेनी है। तो पॉलिटिक्स में ऐसा होते रहता है ऐसा। तो वहाँ पर भी उसके बाद भी मार्केट तेज हुआ था। तो मार्केट जो अपने एक धारा में चल रहा है, जो प्राइमरी ट्रेंड है, मेरे को लगता है उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला, वो ट्रेंड बरकरार रहने वाली है। लेकिन छोटी छोटी बातें जो इधर उधर हो सकती है, किसी सेक्टर को प्राथमिकता मिल सकती है, कोई सेक्टर है उनको प्रायोरिटी नहीं मिल सकती है, और कुछ समझिए टैक्सेशन के अंदर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो शेयर बाजार को ये सब चिंतित कर देता है। तो शेयर बाजार का काम ही चिंता करना, वो शेयर बाजार के खून में है चिंता करना। So अगर 2004-2009 देखें, if you see those results, then 2009 I won't count because then you had the second term of the same government and the markets had actually cheered that versus the exit polls. But 2004, if I look at it, and just the wisdom of hindsight, 4 और 14 2004, अच्छा, ओके, हाँ, जब आप लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग के बाद वाजपेयी सरकार की सरकार आएगी, नहीं आई। I'm comparing it to that for the simple reason that there was a disappointment. But in hindsight, the markets did very well. People made money. The economy did well. Do you think that some of that wisdom will come? कि भाई ये फिर एक इलेक्शन एक दिन की बात है, इंडिया स्टोरी, भारत की स्टोरी इससे कई बड़ी है। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी यही लगता है कि हमने कैसे कैसे लोगों को देखा है सरकार बनाते हुए और पीएम बनते हुए और एफएम बनते हुए, उसके बाद भी एक कारवा चलता रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे भारत जो इंडिया जो है, ये एक ऑटोनोमस मोड के ऊपर में है। इसको जो भी आएगा, कुछ अगर ज़्यादा कोई बेवकूफ़ी भी अगर न भी करे तो भी ये दिशा चलने वाली है। तो उस समय जो आप बता रहे हो तमन्ना, उसमें मेरे को शायद याद है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का भी उसमें सहयोग था, जो सरकार बनी थी उसमें शायद कम्युनिस्ट पार्टी का भी, सीपीआईएम का भी था। कुछ मार्केट सेंसेक्स 900 पॉइंट नीचे था उस दिन, हम दलाल स्ट्रीट पर माइक लेकर घूम रहे थे बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद भी देखा है ना हमने। तो देखो कितनी प्रोग्रेस हुई। आप उस समय दलाल स्ट्रीट में माइक लेकर घूमते थे, आज यहाँ पर बैठकर आप इंटरव्यू कर रहे हो। ये भारत है। I don't know if that's too much of progress, but अच्छा, काम की बात अब विजय जी, कि अब इन्वेस्टर क्या करें? जो आपको देख रहा है वो आपसे एक एडवाइस चाहता है, क्या आज कुछ खरीदारी करके रखें, रुके, कितने दिन तक रुके, कौन से सेक्टर देखें?
देखिए मेरा मानना ऐसा है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो आज और कल पे कोई एक्शन को आधार मत करो। आप इंडेक्स को देखकर कभी आप लॉन्ग टर्म का काम नहीं कर सकते। रोज के इंडेक्स को देखकर आप एक प्राइमरी ट्रेंड समझिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो प्राइमरी ट्रेंड समझने का चेष्टा कीजिए कि कंट्री की प्राइमरी ट्रेंड क्या है, इकोनॉमी की प्राइमरी ट्रेंड क्या है। इकोनॉमी की प्राइमरी ट्रेंड अप और अप ही है। तो अब आपको कब लेना, आज लेना है कि और कल लेना है, कि 10% महंगा लेना है या 10% सस्ता लेना है, ये आपके मानसिक बल पर निर्भर करता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि शेयर बाजार में पैसों से ज्यादा मानसिक बल ज्यादा जरूरी है। योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। आज आप लेते हैं और मार्केट समझिए गड़बड़ है, 2-2 पॉइंट की गड़बड़ है, रात को आपको नींद नहीं आएगी, जाकर आप घर में झगड़ा करेंगे आप उसको, तो बेटर आप इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर आप बॉटम में ले लिए तो कोई आपको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं आने वाला कि मैंने बॉटम में खरीदा था। आपको ही लोगों को बोलना पड़ेगा, तो अरे 40 रुपया हुआ था ना, देख मैंने 40 में लिया था, अभी 48 रुपया का भाव, वो 46 में आप बेच के भी निकल जाओगे आप। तो उनका इतना वैल्यू नहीं है। जो सुलझे हुए इन्वेस्टर है उनको आराम करो और 1-2 दिन आप देख लीजिए और थोड़ा आप श्योर हो जाइए क्या बन रही है, और शाम तक 4:30 बजे तक और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ट्रेंड क्लियर हो जाए, 10% महंगा ले लो, तब भी कोई दिक्कत का बात नहीं। शांति अगर चाहिए तो आपको। और सर आपकी नजर कौन से पॉकेट्स पे रहेगी? वो अभी कौन तो से आपकी पॉकेट सेक्टर्स? अच्छी लग रही है मेरे को। मतलब ऐसे वाली पॉकेट जिसमें पैसे भर जाए। आप वो वाली पॉकेट पूछ रहे हो? नहीं देखो, मेरे को क्या लग रहा है, पहले भी जो ट्रेंड था ना भाई, जो पहले ट्रेंड चल रहा था, समझिए इलेक्शन के पहले जो ट्रेंड था, मेरे को डिफेंस था, एनर्जी, डिफेंस के शेयर्स देखो महंगे हैं, पीएसयू और डिफेंस के शेयर्स बहुत महंगे हैं। आज थोड़े से वो करेक्ट हुए हैं ये, तो ये करेक्शन चलेगा। अब इतना महंगा तो एक यूफोरिया में चलता है। Correct. अभी कल जैसे मैंने कल तो सब रेव पार्टी मना रहे थे सब, अब उसका हैंगओवर हो रहा है भाई, यहाँ पे आ जाए तो अभी वो सब उल्टा हो रहा है उसका एकदम। तो ये एडजस्ट होना बहुत जरूरी है, मेरे को ऐसे लग रहा है। मार्केट कोई ना कोई बहाना खोजता है, कोई ना कोई इवेंट को बहाना बना लेता है, और इतना बड़ा इवेंट है ये, छोटे छोटे इवेंट से मार्केट डरता ही नहीं था कि ये हो गया वो हो गया, और कभी विक्स का ऐसा हो गया, कभी मॉनसून का हो गया, कभी फॉरेक्स का हो गया। मार्केट ने सब चीज़ों से डरना ही बंद कर दिया था उन्होंने कि चल क्या है मेरे, क्या हो जाएगा अभी। ये इतना बड़ा इवेंट आया तो ये एक बहाना है मार्केट को करेक्ट होने का। और मेरे को ये अच्छा लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपकी अगर अप है और मार्केट बीच में अगर गिरता है, तो वो जो लोग मिस किए उनको आने का एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। तो ये ओवर वैल्यूड जो आप कह रहे हैं, एनर्जी है, डिफेंस है, जो आपने 2 सेक्टर्स कहे, आप पीएसयूज भी ओवरऑल उसी बास्केट में डालेंगे? स्लाइटली ओवर वैल्यूड, थोड़ा करेक्शन की और ज़रूरत है वो स्पेस में भी आपके हिसाब से? आए तो अच्छा बात है ना। जैसे डिफेंस के जो शेयर्स है वो बहुत एक्सपेंसिव थे, वो Correct. अभी वो करेक्ट हो रहे हैं जैसे, तो ये चलता रहेगा। इसके अंदर में इंडिविजुअल स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ये बड़े सस्ते थे, ये कल उन्होंने बड़ा उछाल आया। ओएमसी है वो बड़े सस्ते हैं, कल उन्होंने बहुत बड़ा उछाल आया, आज वो करेक्ट हो रहे हैं। तो ये पॉकेट में आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ ऐसे 2-3 हैं इन पीएसयू डिफेंस, फॉर एग्जांपल एचएएल और कोचिन शिपयार्ड की बात करता है, आज ऐसी पिटाई हुई है, मतलब इट्स एंड बट इफ यू लुक एट देयर नंबर्स, उनके रिजल्ट्स ऐसे नहीं कि नतीजे खराब थे, उनका ऑर्डर बुक अच्छा खासा तंदुरुस्त है, पाइपलाइन इज गुड, एग्जीक्यूशन इज गुड, यू नो अ लॉट ऑफ दीज स्टॉक्स आर नाउ फेयरली इन द सेंस दे आर गुड बेट्स फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल। इनमें से कुछ आपकी लिस्ट पर है? नहीं, मेरे लिस्ट पे फिलहाल नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी भी ये थोड़े से महंगे लगते हैं। हो सकता है मैं इसमें रॉन्ग हूँ इस पे जज करने में, और मेरे पास में पैसा भी नहीं है कि मैं नया पैसा फर्दर लगाऊं। आप हंसो मत, मैं सही बात बोल रहा हूँ मैं आपको। हंस रही है क्योंकि मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ बाजार में। नहीं, ऐसे बस जस्ट टू रिपीट, विजय केडिया जी कह रहे हैं कि मेरे पास अब पैसे नहीं है लगाने के लिए, सो आई जस्ट थॉट आज अभी M2M देखना जाकर, अभी मैं देखूंगा जाकर कि क्या होता है अभी। आज तो सब बंटा नहीं तो ऑन अ सीरियस नोट, ऐसे 3 या 4 आइडियाज जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज सब कंजम्पशन बोल रहे हैं क्योंकि आज चढ़ा है, बट कंजम्पशन आफ्टर अ पॉइंट, यू नो, मार्जिन ग्रोथ इज लिमिटेड अपसाइड। स्मॉल कैप में आप ज़्यादा देखेंगे, मिड कैप में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? नहीं, मेरा ध्यान तो ज़्यादातर मिड कैप में ही रहता है जी, आपको भी मालूम है। मेरे को क्या लगता है, कोई भी सरकार आए, ऐसा मैं समझता हूँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है इंडिया के अंदर में, ये अगले 5-10 साल की स्टोरी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी है। एक बात मेरे को हमेशा समझ में आती है, जो मैं सोचता हूँ, मेरे लिमिटेड बुद्धि से मैं सोचता हूँ कि इंडिया मार कहाँ खा सकता है? इंडिया मार खा सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर में। अगर वो चीज़ सुधार नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती है इंडिया, शायद कहीं मैंने पढ़ा शायद 1 करोड़ जॉब चाहिए हर साल। अगर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट अगर नहीं हो सकता है, तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम बोलते हैं वो हमारा खतरे में पड़ सकता है मेरे को। तो वो कैसे आएगा? वो मैन्युफैक्चरिंग से आ सकता है।
तो इसी बोल कर मेरे को लगता है मैन्युफैक्चरिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इस तरह के कैपिटल गुड्स हो। व्हाट अबाउट रूरल थीम्स, क्योंकि अब जो सरकार आएगी उनको अब ध्यान में आ गया है कि आपको रूरल इंडिया की बात करनी है, फर्टिलाइज़र, टू व्हीलर्स। अब तो सिर्फ हमने एफएमसीजी में थोड़ा सा एक व्यू देखा है। ये सारे थीम्स आपको कुछ पसंद आ रहे हैं? नहीं, मेरा उनमें कोई विशेष ध्यान नहीं है उनके अंदर में। मेरा बड़ा लिमिटेड फोकस रहता है। तो मेरा ध्यान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसी कंपनियों के अंदर में है। Okay. क्योंकि ये चलते रहने का है, इसके अंदर में कभी रिसेशन नहीं आता है। आप बात तो करते ही रहोगे, आज ज़्यादा बात करोगे, मर गया, डूब गया, ये गिर गया, वो गिर गया, जैसे आप तो जो स्टोरी जो कंज्यूम आप करते हो, जो भी कंजम्पशन, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सरकार आ रही है नहीं आ रही है, वो या कौन FM है या कौन PM है, वो सबसे बेस्ट स्टोरी है जो हमेशा निरंतर चलने वाली। राइट। अभी एक पॉकेट जो ऑलमोस्ट कंसेंसस बाय है ये मार्केट में, सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हमारे फ्रंट लाइन बैंक्स है, ICICI, HDFC, एक्सिस, सारे रिपोर्ट्स पढ़ो तो ये 3 नाम में से 2 नाम फीचर हो रहे हैं। आपके हिसाब से ये कैसा एक सेक्टर सेगमेंट है और उनके वैल्यूएशंस अब जबकि हमने एक थोड़ा कूल ऑफ ऑलरेडी देखा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको? नहीं, मेरे को पर्सनली नहीं लग रहा है। मेरा उनमें ज़्यादा स्टडी भी नहीं है मेरे को, बल्कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं जो कल 12-15% बढ़े थे, आज वो वापस गिर गए हैं। मेरे को बल्कि उनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है। कि उनके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं तो कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। हो सकता है वो भी बढ़िया करे, लेकिन मेरा उन पर फोकस नहीं है मेरा। जैसे कि नहीं, जैसे इन्होंने नाम लिए कोटक या HDFC और ये नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको आपको छोटे छोटे बैंक है, जैसे कैनरा बैंक है वो बढ़िया कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अच्छा कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसने अच्छा किया है। तो ये सारी बैंक अच्छी कर रही है, इनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं और आगे भी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में क्रेडिट ग्रोथ बता रहे हैं लोग, तो ये अच्छे करना चाहिए। ओके। प्रीमियमाइजेशन का जो एक ट्रेंड चला है कि जो खर्च हो रहा है वो हायर एंड पे हो रहा है, वो आपको लगता है कि चलते रहेगा नो मैटर कि कौन सी सरकार आती है? आपने कहा ना कि कुछ करंट थीम्स हैं और प्रीमियमाइजेशन उसमें एक थीम है जो बनती रहेगी, क्योंकि एक जो एस्पिरेशनल इंडियन है वो तो जगह है, चाहे कुछ भी हो उनको ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें खरीदनी है, तो वो एक ट्रेंड आपको लगता है? वो लगता मेरे को रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे समझिए इकोनॉमी बढ़ती है, वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, तो उसी तरह एस्पिरेशन वाले जो शेयर्स हैं इनके अंदर में ऑब्वियसली इनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे भी एक कहावत है कि $2500 या $2200-2500 के ऊपर जब पर कैपिटा इनकम आती है तो ये सब कंजम्पशन में, ये सब चीज़ों में बूम आता है। तो हम लोग यही देख रहे हैं और आगे भी यही बरकरार रहना चाहिए। और एक सेक्टर जो थोड़ा बहुत पेन फेस कर चुका है, फार्मा केमिकल सेक्टर, क्या उसमें आपको अब टर्न अराउंड नज़र आ रहा है? कितना दूर होगा? मेरा उनमें कोई ज़्यादा फोकस नहीं है उसके अंदर में। मेरे पास खाली एक शेयर्स हैं फार्मा के अंदर में, ज़्यादा वो मेरे लिए समझ में नहीं आता मेरे को। वो बड़े कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर में, कभी API, कभी DPI, कभी FBI, कभी FDI, कभी US FDA, क्या क्या उनके अंदर में होता है। तो आप दूर रहते हैं? तो मैं उनसे थोड़ा दूर रहता हूँ। पर ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है तमन्ना, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर होके भी जो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है वो उनसे दूर रह रहे हैं। I doubt कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, but exactly, and yet he's staying away from it. I think I get the point that उसमें ग्रोथ कितना होगा ये क्लियर नहीं होता फार्मा कंपनी में, और ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं करता है। और दूसरा एक बात और है तमन्ना, ये क्या है, आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो मैं एक जगह बोलता हूँ भैया आपको मछली खाने से प्रोटीन मिलता है, मेरे को भिंडी खाने से प्रोटीन मिलता है, तो मेरे भिंडी खा लिया, आप भी खुश हो मैं भी खुश हूँ। मेरे को जरूरी थोड़ी है कि हर शेयरों में काम कर रहा है, हर सेक्टर में काम करने का। मैं कोई फंड तो चला नहीं रहा हूँ, एडवाइज़र हूँ नहीं, मेरे को नहीं करने का है। जो मेरे को समझ में आया, जो थोड़ा सा बेटर समझ में आता है, मैं उसमें ज़्यादा काम करूँगा, जो नहीं समझ में आता उसको अवॉइड करूँगा। नहीं, सो वन मोर पॉकेट रियल एस्टेट पर मैं आपका व्यू चाहती हूँ, क्योंकि ये एक जो उनके स्टॉक्स हैं, अब फ्रॉथ कितना है, रियल कितना है आजकल, और मुझे लगता है पिछले अगले 48 घंटों में फ्रॉथ वर्ड हमको बहुत सुनाई देगा, क्योंकि अचानक से सबको फ्रॉथ दिख रहा है। जो कल तक बहुत बढ़िया दिख रहा था आज फ्रॉथ दिखने लगा है। पर ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका क्या व्यू है? जिस तरह से बढ़त हुई है और इनके आप सारे रिजल्ट्स देखिए तो सब प्री सेल्स वैल्यू पे चल रहे हैं, कि जिनकी बुकिंग हो गई है, जितनी बुकिंग हो गई है, ये यू थिंक कि वहाँ पर थोड़ा करेक्शन आ सकता है, या वो एक लंबे 10 साल वाली स्टोरी है? पर्सनली मेरे को लगता है उसमें फ्रॉथ है। जिस तरह के मेनली जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो शहरों के बिल्डर हैं, जैसे बॉम्बे में देखिए आप,
1.5 लाख रुपया स्क्वायर फीट, 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट, जो एक यूफोरिया क्रिएट हुआ है उसको देखकर जो जिधर 25,000 रुपया वाला स्क्वायर फीट है उसका दाम भी 35,000 हो गया, जिधर 5,000 था उधर 15,000 स्क्वायर फीट हो गया फॉर एग्जांपल। तो वो मेरे को एकदम पूरा फ्रोत रखता है कि ये नहीं कि जो मलाबार हिल में होगा वो एंटॉप हिल में होगा, दोनों में हिल जरूर है लेकिन बाकी दोनों की फील अलग अलग है। तो मेरे को उस सेक्टर में जरूर रियल एस्टेट पे मेरे को फ्रोत लगता है मेरे को कि ये मालूम नहीं कितने दिन चलेगा, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ज़्यादातर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं जो कि लार्ज कैप बन जाते हैं, तो हमें बताइए कि अब करंटली मिड कैप में क्या आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हुई है, स्पेशली आज के डीपिश करेक्शन के बाद? क्या आपको लग रहा है कि स्लोली मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी मे बी 1 या 2 हफ्ते में? नहीं, मिड कैप का पहले तो ये समझिए जो ट्रेंड है ना ये 10-20 साल चलने वाला है। करेक्ट। जिस तरह से नए नए रिटेलर आ रहे हैं, 15 करोड़ डीमेट अकाउंट है, और जिस तरह से 20,000 करोड़ का समझिए महीने का जो ये आ रहा है, और तो लोगों का जो झुकाव रहता है वो ऑफ कोर्स स्मॉल कैप और मिड कैप में रहता है। तो इसकी ट्रेंड तो ये रहनी है, इसके अंदर में बदलते रहेंगे, इसके अंदर में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये फ्रोथ होते रहेंगे, यूफोरिक होते रहेंगे, मैनिपुलेटेड भी होते रहेंगे, उसके बाद में कोई दूसरे शेयर्स चलेंगे इसके अंदर में। और जहाँ तक सवाल ये है कि उनके अंदर में वैल्यू है, ये डिपेंड करता है कि मिड कैप माने बहुत बड़े शेयरों की, नंबर्स ऑफ शेयर्स की, बहुत बड़ी नंबर ऑफ कंपनीज, बहुत बड़ी उनकी बात करें तो एक जेनरिक आंसर उसका नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अच्छे लग ही रहे हैं। व्हाट अबाउट जो जितनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग हो रही थी, रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं, वो चलता रहेगा आपके मुताबिक? ये चलेगा क्योंकि क्या होता है ना कि जो बैड हैबिट होती है ना, एडिक्शन, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लत लग गई है, वो लत लग, जैसे वो सिन शेयर्स नहीं होते, सिन शेयर्स बोलते हैं, जैसे दारू वाले, सिगरेट वाले, तो वैसे ये भी एक ऐप ही है, ये भी आप ठगाठक आप कर रहे हो आप। ठगाठक तो इज गोइंग टू बी द वर्ड ऑफ द डे विजय जी। तो ये तो चलना है, वो जैसे जंगली रम्मी नहीं है, आता है ना ऐड आती है जंगली रम्मी और वो शहरी बिल्ली और क्या है, वैसे ही ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का खेला है मैम, ये तो यही चलता रहेगा। और एक बात मेरे को लेकिन समझ में आती है, सिल्वर लाइन जो एक बात मेरे को आज मैं सोचा, जैसे हमेशा मैं इनके खिलाफ रहता हूँ फ्यूचर ऑप्शन के कि हाँ, जैसे मैंने लास्ट गाना भी लिखा, उसमें बोला कि 1 साल में मैं जितना कमाता हूँ 1 दिन के क्रैश में उतना गवा देता हूँ। 3 दिन पहले गाना रिलीज किया, आज संजोग से ऐसा हो गया है। तो लेकिन एक बात मेरे को लगता है कि जब तक लोग इस दौर से नहीं गुजरेंगे, जब तक लोग ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की त्रासदी से नहीं गुजरेंगे, तब तक वो खरा सोना नहीं बनेंगे। उनको सबको वो ड्रीम है कि मेरे को इसी में पैसा। सो ट्रायल बाय फायर। अच्छा, हाँ। आपने गाने की बात की, हाँ। अब वैसे तो हम आपको छोड़ नहीं सकते बिना गाने की। हाँ। गाना, पोएम, अब पीपल नीड सम सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू विजय जी। तो इन्वेस्टर है, देखो ये सब तो यूं ही चलता रहेगा भाई। ये कितनी बार इलेक्शंस आए हैं, कितनी बार फ्यूचर, कितनी बार फॉरेक्स आया, कितनी बार मॉनसून आया, फेल हुआ, रिसेशन आए, ये आए वो आए, फिर भी हम कहाँ से कहाँ खड़े हैं। तो सिंपल एक ही बात यार कि इन्वेस्टमेंट गुरु मंत्र यहाँ पर है कि इन्वेस्टर बनो, यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन जरूर ट्राई करो। एक बार 2 बार में अगर बैंड बज जाती है तो उसका एडिक्शन नहीं हो, और सिंपल एकदम आ जाओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और पैसे बनाने का एकदम सुनहरा तरीका, बेस्ट तरीका शेयर बाजार में यही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की आज जीत हुई है। हाँ। चाहे और कोई जीत हार हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जीत होती रहेगी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमसे बात करने के लिए। विजय खेड़िया इन आवर स्टूडियोज, यू नो, पुटिंग दैट मैसेज इनटू पर्सपेक्टिव।